मैंने आपको एक चार्ट बताया था, उस चार्ट में देखा था कि पूर्व, है ना, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो हम लोग पढ़ रहे थे पश्चिम वाली नदियों में, मैंने आपको नर्मदा बताया था, ठीक है। आज हम लोग पढ़ते हैं ताप्ती और माही, पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में ताप्ती और माही। तो हाँ, चंबल मैंने स्टार्ट करा दिया था, लेकिन हम उसको इस वे में पढ़ते हैं तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, और चार्ट भी वैसे ही बनेगा, है ना। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जब हम मध्य प्रदेश का नक्शा देखते हैं, ताप्ती का उद्गम जो है देखो, यहां पर है बैतूल जिला। हम लोग पढ़ रहे हैं पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में 3 नदियां हैं। पहली नदी जो है वो नर्मदा है सबसे बड़ी, दूसरी है ताप्ती नदी है, और तीसरी नदी जो है वो माही नदी है, ठीक है। तो सर पूर्व की वो ओर सर बहने वाली, पश्चिम सॉरी, पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदियां हैं वो है नर्मदा, ताप्ती और माही, ठीक है। तो हम आज हम लोग जो देख रहे हैं वो है ताप्ती नदी। तो देखो, अभी ताप्ती नदी जो है ये बैतूल एक जिला है, ठीक है, आप लोग सब जानते हो। और बैतूल में एक पर्वत है जिसे हम मुल्ताई पर्वत के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसी ताप्ती नदी को, जब मुल्ताई पर्वत है तो ये कौन सी पर्वत श्रृंखला पर है, ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है ना। तो सतपुड़ा पर है। कौन सा है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पर ये क्या है, ये मुल्ताई पर्वत स्थित है। तो ताप्ती नदी जो है वो याद रखिएगा, ताप्ती नदी बैतूल के मुल्ताई पर्वत से निकलती है, जो कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का क्या है, भाग है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का भाग है, ठीक है। ये ताप्ती नदी जो है नर्मदा नदी के समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर बहते हुए, ठीक है, कितना किलोमीटर चलती है? 724 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करती है। कितनी करती है? 724 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करके ये भी, जहां पर नर्मदा नदी गिरती है अरब सागर में, वहीं अरब सागर में सूरत के निकट ही ये गिर जाती है खंबात की खाड़ी में। कहां गिरती है? खंबात की खाड़ी में। कितना किलोमीटर? 724 किलोमीटर और जाती हुई, ठीक है ना। तो ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई पर्वत से, जो कि सतपुड़ा मेकल श्रेणी का भाग है, 724 किलोमीटर लंबी यह नदी नर्मदा नदी के समानांतर बहती हुई अरब सागर में खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है, ठीक है। ये फैक्ट याद रखना। इस ताप्ती नदी को पूर्व में सूर्यपुत्री के नाम से जाना जाता था। किस नदी के नाम से जाना जाता था? सूर्यपुत्री के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। ये फैक्ट यहां से याद रखिएगा। और ये ताप्ती नदी जो है ये भी नर्मदा नदी के समान ही क्या बनाती है, जब गिरती है तो एस्चुरी बनाती है ना। नर्मदा नदी के समान ही ये क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है, ठीक है। तो ताप्ती नदी से जो फैक्ट आते हैं वो ये है, ताप्ती नदी की लंबाई कितनी है, ताप्ती नदी कहां से निकलती है, ताप्ती नदी जो है उसका किलोमीटर कितना है, ताप्ती नदी कहां पर गिरती है, और ताप्ती नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है, ठीक है। इसकी सहायक नदियां, तो इसकी सहायक नदी में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो नदी है वो है पूर्णा नदी, है ना। सबसे प्रसिद्ध नदी जो है वो है पूर्णा नदी। पूर्णा नदी के साथ साथ इस नदी में बोरी, अमरावती, बोरी, अमरावती, ये नदियां भी इसकी सहायक नदियों में आती है, बोरी, अमरावती। और साथ ही साथ अगर देखें तो हम लोग अरुणवती, ऐसा भी लिखा हुआ है, अरुणवती। तो ये इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है, ताप्ती की। तो जब हम लोग इसका पूर्ण चार्ट बनाएंगे तो उसमें आपके 4-5 फैक्ट आएंगे। देखो, सबसे पहले नदी का नाम, फिर उसकी लंबाई कितनी है, ठीक है, फिर उसका उद्गम स्थल, फिर उसका समागम स्थल, और उस पर बसे हुए कुछ शहर, और कुछ अगर उस पर परियोजनाएं बनी हुई तो या मुख्य तथ्य। इस टाइप से एक चार्ट बनेगा इसका पूरी नदियों का, है ना। लेकिन अभी हम सिंगल सिंगल पढ़ रहे, तो आप याद रखना, अब ताप्ती से आपके 4-5 फैक्ट आते हैं, हमेशा पूछा जाता है। कभी कभी इसका पर्वत पूछा जाता है, कभी कभी इसकी पर्वत श्रृंखला पूछी जाती है, कभी इसका पूर्व नाम पूछ ले, और ये किस दिशा से किस दिशा की ओर। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा है,
जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, तो एक फैक्ट यहां से ये याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, टोटल लंबाई कितनी है इसकी? 724 किलोमीटर। ये याद रखना इसमें कभी आए तो। दूसरा याद रखना कि इस नदी पर सबसे ज्यादा मिट्टी के टापू पाए जाते हैं। इस नदी पर मतलब ताप्ती नदी पर मिट्टी के टापू सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। क्वेश्चन यहां से ये आ सकता है कि मिट्टी के मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मिट्टी के टापू किस नदी में पाए जाते हैं? तो सबसे ज्यादा मिट्टी के टापू जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं ताप्ती नदी पर। ये तथ्य याद रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, ये है। अगर आप इसमें शहर का नाम पूछ ले हो कि कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, ठीक है, तो याद रखना बुरहानपुर जो है, बुरहानपुर इसके किनारे बसा शहर है। ठीक है, बुरहानपुर इसके किनारे, एक सूरत भी इसी के किनारे है गुजरात में, और एक शहर पड़ता है महाराष्ट्र का भुसावल। मतलब 3 स्टेट के अलग अलग बड़े बड़े शहर पड़ते हैं। देखो, बुरहानपुर मध्य प्रदेश का है, सूरत गुजरात का है और भुसावल महाराष्ट्र का है। ठीक है, तो इस पर बसे हुए शहर कौन कौन से हो जाएंगे आपके? सूरत, भुसावल और बुरहानपुर। ठीक है, ये है आपकी ताप्ती नदी। ठीक है, भुसावल महाराष्ट्र का एक स्टेशन है, रेलवे स्टेशन। तो यहां से किसी को कोई प्रॉब्लम है, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आगे हम नदी, हाँ ठीक है लिख लो। ठीक है, अगली नदी हमारी आएगी, वो आएगी माही। अगली नदी जो आएगी वो आएगी हमारी माही, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली तीसरी बड़ी नदी भी है और प्रसिद्ध नदी भी है, माही नदी। आगे बढ़े हम, लिख लिया आप लोगों ने। देखो अब माही नदी का देखना। माही नदी भी चूंकि मध्य प्रदेश में इसका नाम भी चलता है, कि इस पे परियोजना भी है, माही परियोजना के नाम से जानी जाती है। साथ ही इस माही परियोजना की जो लंबाई है वो भी अच्छी खासी है। और दूसरा यह है कि ये माही नदी जो है ये नर्मदा की है ना समानांतर सहायक नदियों में से इसको गिना जाता है। ठीक है, ये है आपका धार। ठीक है, ये आपका धार है। धार के भिंडा गांव से, कौन से गांव से? भिंडा गांव से। धार के भिंडा गांव से ये माही नदी निकलती है। ठीक है, माही नदी धार के भिंडा गांव से निकलती है। 481 किलोमीटर लंबी दूरी, 483 सॉरी 483 किलोमीटर लंबी ये नदी अरब सागर में खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, अरब सागर में खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो 483 किलोमीटर या माही नदी जो है ये धार के भिंडा गांव से निकलती है। और एक चीज इसकी सबसे बड़ी याद रखिएगा, जो ये कर्क रेखा निकलती है, ठीक है ना, कर्क रेखा को ये नदी 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है, मतलब ये ऐसे ऊपर जाती है फिर नीचे आती है और इस प्रकार से गुजरात में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपका कि जो माही नदी है वो मतलब ये आ सकता है कि मध्य प्रदेश की कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, तो माही नदी है, कहां से निकलती? धार जिले के भिंडा गांव से। कितना किलोमीटर लंबाई है? 483 किलोमीटर। कहां पर जाके गिरती है? अरब सागर में खंबात की खाड़ी में। ठीक है, मतलब 3 नदियां खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है ना, एक तो नर्मदा, एक ताप्ती और तीसरी है माही। नर्मदा की लंबाई 1312 किलोमीटर है, ताप्ती की लंबाई 724 किलोमीटर है और माही की लंबाई 483 किलोमीटर है। ठीक है, ये याद रखना। इस ताप्ती नदी को आदिवासी की गंगा कहा जाता है। ये सॉरी माही नदी को, इस माही नदी को
आदिवासियों की गंगा कहा जाता है? ये भी एस्चुरी बनाएगी। उस पहाड़ी में जो भी निकलती नदियां सब एस्चुरी बनाती है ना। तो आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो माही नदी को कहा जाता है। ये याद रखिएगा। दूसरा फैक्ट यहां से ये याद रखना कि एक बाणेश्वरी तीर्थ स्थल है इस नदी पर। बाणेश्वरी तीर्थ स्थल, बाणेश्वरी तीर्थ स्थल। ये बाणेश्वरी तीर्थ स्थल जो है ये धार में पड़ता है, ठीक है। और इसे भीलों का महाकुंभ कहा जाता है। भील एक जनजाति है, ठीक है। तो भीलों का महाकुंभ, यहां से क्वेश्चन ये आ सकता है कि भीलों का महाकुंभ किस नदी पर आयोजित होता है? तो भीलों का महाकुंभ जो है वो बाणेश्वरी तीर्थ स्थल माही नदी पर क्या होता है? आयोजित होता है। तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा, भीलों का महाकुंभ किस नदी पर? तो माही नदी पर। और साथ ही ये भी याद रखना कि किस नदी पे कहा जाता है। तो अब इस पर एक परियोजना है जिसे हम माही परियोजना के नाम से जानते हैं। एक परियोजना है इस पे, माही परियोजना। और यह पेयजल परियोजना, ठीक है। माही परियोजना जो है वो याद रखेगा इस पर स्थित है, मतलब माही नदी पर बनी, इसलिए इसको माही परियोजना के नाम से जानते हैं। इसकी जो सहायक नदी है वो है अनास और जाखम। अनास सहायक नदी में, और जाखम, जखाम है ना, सॉरी जाखम। आनास और जाखम दो जो नदियां हैं ये इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो माही के बारे में इतना ही फैक्ट है। देखो 3-4 फैक्ट यहां से बन सकते हैं। माही नदी का उद्गम स्थल धार जिले का भिंडा गांव, 483 किलोमीटर की लंबाई ये दूरी तय करते हुए खंबात की खाड़ी में अरब सागर में जाकर गिरती है, ठीक है। इस नदी की खासियत है कि यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये याद रखना। ये मध्य प्रदेश की एकमात्र ऐसी नदी है। फिर तीसरा याद रखिएगा कि इस जो माही नदी है, इस माही नदी को आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। और एक तीर्थ स्थल है बाणेश्वरी तीर्थ स्थल, जिसे भील जनजाति जो होती है, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, उस पर जो इस तीर्थ स्थल को भीलों का महाकुंभ कहा जाता है। ये हुई आपकी माही नदी, ठीक है। इसमें कोई किसी को दिक्कत? अब हम पढ़ते हैं सॉरी दक्षिण से पूर्व की ओर बहने वाली, सॉरी उत्तर की ओर बहने वाली नदी। मतलब उत्तर की ओर बहने वाली नदियों में कौन कौन सी आती है? तो सबसे बड़ी नदी इसमें चंबल है ना, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं उत्तर की ओर बहने वाली नदी। उत्तर की ओर बहने वाली नदी, तो देखो उत्तर की ओर में चंबल, ठीक है, केन, बेतवा, है ना। उसके बाद पार्वती, सिंध और काली सिंध। यह है मध्य प्रदेश में उत्तर की ओर बहने वाली नदियां, ठीक है ना। उत्तर की ओर बहने वाली नदियां फिर से मैं आपको नक्शे में बताता हूं। देखो यहां पर है इंदौर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं चंबल को। ये इंदौर है। इंदौर में एक पहाड़ी है जिसे हम जाना पावा पहाड़ी बोलते हैं, ठीक है। कौन सी पहाड़ी बोलते हैं? जाना पावा पहाड़ी। तो मध्य प्रदेश में उत्तर की ओर बहने वाली नदी में सबसे बड़ी नदी है वो है चंबल नदी, ठीक है। याद रखिएगा चंबल नदी इंदौर के महू के निकट से ये जाना पावा पहाड़ी से निकलती है। 854 मीटर ऊंचाई से। कितनी ऊंचाई से? 854 मीटर ऊंचाई से जाना पावा पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम स्थल होता है। 965 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए इस चंबल नदी को पूर्व में, ठीक है, चरमावती के नाम से जानते हैं। चंबल नदी को पूर्व में चरमावती नदी के नाम से जानते हैं। मतलब पूर्व से मतलब यह प्राचीन समय में इसे चरमावती नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 965 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए यह इटावा के निकट इटावा के निकट जाकर यमुना नदी में, है ना, इटावा के निकट यमुना नदी में जाकर क्या हो जाती है? मिल जाती है। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी,
मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी। एक तो ये याद रखना किलोमीटर में, दूसरा मध्य प्रदेश में 2 बार प्रवेश करने वाली नदी, है ना, कि मध्य प्रदेश में 2 बार प्रवेश करने वाली नदी। तो एक यहां से याद रखना, ये भी चंबल है, ठीक है। मध्य प्रदेश में 2 बार प्रवेश करने वाली, मतलब ये जब मंदसौर से बाहर होती है तो फिर से भिंड मुरैना चंबल की ओर क्या करती है, फिर से प्रवेश करती है। चंबल नदी जो है अब बात करते हैं इसकी सहायक नदियों की। देखो तो इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, सबसे याद रखना शिप्रा इसकी सहायक नदी है, ठीक है। पार्वती इसकी सहायक नदी है। शिप्रा पार्वती बड़ी नदियों में आता है जो इसकी सहायक नदियों में है, ठीक है। शिवना इसकी सहायक नदी है जो कि मंदसौर में बहती है, ठीक है। शिवना इसकी सहायक नदी है। साथ ही साथ कुनो, बनास, कुनो और बनास इसकी सहायक नदियों में आती है। शिप्रा, पार्वती, शिवना, कुनो और बनास इसकी सहायक नदियों में आता है। और एक नदी और है इस पर, कौन सी, हाँ कुंवारी भी है, काली सिंध। काली सिंध इसकी सहायक नदी है और कुंवारी, ठीक है। तो ये इसकी सहायक नदियां याद रखिएगा कि चंबल नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है, ठीक है। तो जानापावर पहाड़ी के 854 मीटर की ऊंचाई से चंबल नदी महू इंदौर के निकट से निकलती है और 965 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए इटावा, है ना, यमुना नदी में जाकर गिर जाती है। तो यहां से आपका फैक्ट क्या आ सकता है, नर्मदा नदी का चंबल नदी का उद्गम स्थल कहां पर है, तो इंदौर के निकट मऊ, है ना, जानापावा पहाड़ी, ठीक है। क्वेश्चन कभी जिले का पूछ ले तो इंदौर जिला याद रख, जगह का पूछ ले तो महू याद रख, है ना, पहाड़ी का पूछे तो जानापावा पहाड़ी। और ये जानापावा पहाड़ी किस पे है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर। किस पर है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर का भाग है ये। मैंने आपको उस दिन बताया था कि जानापावा पहाड़ी जो है वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी का एक भाग है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, पहाड़ी का नाम जरूर लिखे, क्योंकि अभी हाल ही में बेतवा नदी का पूछा गया था कि बेतवा नदी किस पहाड़ी से निकलती है, अभी पूछा गया था, आप लोगों को पता है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। अगला हम लोग देखते हैं कि इस चंबल नदी पर जो अगर हम देखने की बात करें तो इस पे 3 परियोजनाएं हैं, ठीक है। ये 3 परियोजना जरूर याद रखना, और तीनों परियोजना जो है ये सिंचाई परियोजना है, ठीक है। चंबल नदी पर 3 सिंचाई परियोजना है। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो पहली है गांधी सागर परियोजना, है ना, गांधी सागर परियोजना। गांधी सागर परियोजना जो है मंदसौर के भानपुरा में है, ये याद रखना। 1960 में इसकी नींव रखी गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, है ना, 1960-59 में। तो गांधी सागर परियोजना जो है मंदसौर जिले में है। 115 मेगावाट बिजली इससे क्या होती है, उत्पादित होती है। 115 मेगावाट बिजली इससे उत्पादित होती है। तो पहली परियोजना जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों की संयुक्त परियोजना, याद रखिएगा इस चंबल नदी पर बनी हुई तीनों परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजनाएं, है ना। सबसे पहला फैक्ट ये याद रखिएगा कि इस चंबल नदी पर बनी हुई तीनों परियोजना जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, तीनों की तीनों। दूसरी परियोजना जो है जिसे हम जवाहर सागर परियोजना के नाम से जानते हैं, जवाहर सागर परियोजना, ठीक है। दूसरी परियोजना जो है जवाहर सागर परियोजना है, और जवाहर सागर परियोजना कहां पर है, कोटा। जवाहर सागर परियोजना कहां पर है, कोटा। और इससे कितनी मेगावाट बिजली उत्पादित होती है, तो 99, है ना, 99 मेगावाट बिजली इससे उत्पादित होती है। कहां पर है ये, कोटा में। और एक और परियोजना जो है जिसे हम राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर परियोजना के नाम से जानते हैं, ठीक है। राणा प्रताप सागर ये भी कहां पर है, कोटा, चित्तौड़गढ़, सॉरी, है ना, चित्तौड़गढ़। कहां पर है, चित्तौड़गढ़, ठीक है ना। तो राणा सागर प्रताप सागर जो परियोजना है इससे 172 मेगावाट बिजली क्या होती है, उत्पादित होती है, ठीक है। तो ये तीनों परियोजनाएं जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, ये याद रखिएगा, ठीक है। पहली परियोजना गांधी सागर परियोजना जो कि मंदसौर के भानपुरा में है, ठीक है। 115 मेगावाट बिजली इससे उत्पादित होती है, और यह मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। दूसरा याद रखना जवाहर सागर परियोजना जो कि कोटा में है,
जिसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना होकर 99 मेगावाट जो बिजली इससे उत्पादित होती है। और तीसरी परियोजना जो है राणा प्रताप सागर परियोजना, जो कि चित्तौड़गढ़ में है, 172 मेगावाट परियोजना इससे उत्पादित होती है। ठीक है, तीनों की तीनों ही इस पर दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। और दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना में याद रखिएगा इसमें आधा आधा पार्ट है ना। जैसे गांधी सागर है 115 मेगावाट है, तो 57.5 अनुपात 57.5 मेगावाट बिजली इनको प्राप्त होती है दोनों को, है ना। 57.5 तो ये हो जाएगा आपका 100 कितना 115 मेगावाट, है ना। जब इसको आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 115 मेगावाट। अब चंबल नदी से इस पे कुछ जलप्रपात है, चंबल नदी के जलप्रपात। अनुज सर आवाज आ रही? हेलो क्लियर आ रही सर, क्लियर। ओके ओके। इसमें सबसे पहला जलप्रपात याद रखिए ना, चूलिया जलप्रपात, है ना। चूलिया जलप्रपात जो है याद रखिएगा, ये बहुत प्रसिद्ध जलप्रपात है। क्या आवाज आ रही है, ये इसको बंद कर देना गेट को। चूलिया जलप्रपात जो है ये है भैंसरोगढ़ करके एक जगह है, ठीक है। कहां पर है? भैंसरोगढ़, कोटा के निकट, ठीक है। तो चूलिया जलप्रपात इससे एक प्रसिद्ध जलप्रपात है चंबल नदी पर, ये याद रखिएगा। साथ ही साथ इसमें एक, अगर हम इंदौर में देखते हैं तो पाताल पानी जो बना है, पाताल पानी एक जलप्रपात है, वो भी चंबल नदी पर है, ये याद रखिएगा, ठीक है। पाताल पानी जलप्रपात। तीसरा याद रखना, एक शीतला माता इंदौर कहीं पे ये भी है, शीतला माता जलप्रपात, ये भी इंदौर में है, ये भी एक जलप्रपात है शीतला माता जलप्रपात। और एक और इस पे है झाड़ी दहा, ये भी इंदौर में है ना, झाड़ी दहा जलप्रपात। अब देखो कुछ नहीं, किताबें वाले क्या करते हैं, जहां पे भी थोड़ा सा ऐसा प्रपात टाइप का लगा उसका कुछ नाम है, जो स्थानीय लोग उसको जिस नाम से बोलते हैं उस आधार पर ये। तो अब देखिए आप, चंबल नदी पर सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध जलप्रपात है वो चूलिया जलप्रपात है, जो कि भैंसरोगढ़ कोटा के निकट में है, ठीक है। फिर पाताल पानी इस पर है, शीतला माता इस पे है, और जाड़ी धा जो है ये भी इंदौर में ही है। तो ये तीन तो इंदौर में है, बाकी एक कहां पर है? कोटा में है। तो ये याद रखिएगा। इस चंबल नदी में जो मुख्य शहर बसे हुए हैं, इस चंबल नदी पर बसे हुए जो मुख्य शहर है, देखो कौन कौन से, तो देखो इंदौर से निकलती है, मतलब इंदौर जिले से निकलती है मध्य प्रदेश के, और उज्जैन जिले से निकलती है। उज्जैन प्रॉपर से भले ही ना निकलती हो, लेकिन उज्जैन जिले से निकलती है, ठीक है। रतलाम की सीमा से निकलती है, और मंदसौर, फिर श्योपुर और भिंड, है ना, और मुरे, चंबल संभाग से होकर गुजरती है। तो ये इस पर शहर बसे हुए हैं, ठीक है, मतलब इस जिलों से होकर ये निकलती है, ये याद रखिएगा। सबसे ज्यादा चंबल नदी जो है ये भिंड मुरैना ग्वालियर वाला जो क्षेत्र है, भिंड मुरैना श्योपुर वाला, वो बीहड़ से प्रभावित है। काय से प्रभावित है? बीहड़ से। वो बीहड़ होता है कि मिट्टी के बड़े बड़े टीले बना दिए गए उधर, इसके द्वारा जो बहाकर लाई गई जो मिट्टी है, इस मिट्टी से बड़े बड़े टीले बन गए हैं। और ये टीले 1991 तक डाकुओं का आश्रय स्थल हुआ करता था, ठीक है। चंबल के डाकुओं का आश्रय स्थल कहा जाता था इस बीहड़ में। तो बीहड़ की समस्या इस चंबल नदी के द्वारा बहाकर लाई गई जो मिट्टी है, उसके मिट्टी अपर्दन, या सबसे ज्यादा मिट्टी अपर्दन कहां पर है? तो भिंड मुरैना, सॉरी श्योपुर भिंड मुरैना में ही है, ठीक है ना। तो इसके द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी जो है, उससे बीहड़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो चंबल वाला। इस नदी में एक अभयारण्य, सॉरी एक घड़ियाल सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? चंबल अभयारण्य, ठीक है ना, ये अभयारण्य है। तो ये याद रखना, घड़ियाल सबसे ज्यादा किस नदी में है? तो चंबल नदी, मतलब अभयारण्य बना रखा है इसको, तो ये उधर है चंबल में, ठीक है। तो चंबल अभयारण्य जो है, जिसमें घड़ियाल को संरक्षण दे रखा, घड़ियालों को क्या दे रखा? इसी चंबल नदी में घड़ियालों को संरक्षण दे रखा, ये याद रखिएगा एक फैक्ट। दूसरा फैक्ट ये याद रखिएगा इसमें कि इस पर एक मछली है डाल्फिन, ठीक है। डाल्फिन मछली जो है, ऐसा कहा गया है, और ये न्यूज़पेपरों में आई खबर है, डाल्फिन मछली को चंबल नदी का ब्रांड एम्बेसडर कहा जाता है। डाल्फिन मछली को चंबल नदी का ब्रांड एम्बेसडर कहा जाता है, ये फैक्ट थोड़ा सा याद रख लेना। और चंबल नदी में ही इसलिए कहा जाता है कि डाल्फिन का संरक्षण भी इस नदी में किया गया है,
ठीक है ना। डॉल्फिन का संरक्षण भी इस नदी पर किया गया है। तो ये है चंबल नदी के कुछ तथ्य, याद रखिएगा। बहुत सारे फैक्ट है चंबल नदी। देखो 3-4 नदियां ऐसी है जिसके बारे में बहुत सारा डेटा हमको याद करना पड़ेगा। बाकी नदियों में सिर्फ हम इतना कर लेंगे कि उसका उद्गम स्थल कहाँ है, उसकी लंबाई कितनी है और वो कहाँ जाकर मिलती है, उसमें भी हमारा काम चल जाएगा। लेकिन नर्मदा, चंबल, बेतवा, ठीक है, ताप्ती, सोन, ये कुछ नदियां ऐसी है जिसका हमको ज्यादा डाटा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपकी चंबल नदी पर बनी हुई 3 परियोजना, उन 3 परियोजनाओं के मेगावाट बिजली, ये आपको मौखिक याद होना चाहिए। जो नर्मदा नदी है उस पर भी 3-4 परियोजनाएं जो है उनके भी हमको डाटा याद होना चाहिए, और 2-3 नदियों पर और जो है जहां पर हमारी परियोजना है वहां से याद रखना रहेगा। तो ये मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी और दक्षिण से पूर्व की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी, हम इसको क्या कहेंगे, उत्तर की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी। ये ऐसे जाती है तो दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, तो दक्षिण से उत्तर की ओर जाने वाली मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी। कितने सारे फैक्ट आ सकते हैं, बहुत सारे फैक्ट, फिर हम वहां पे कंफ्यूज ना हो, इसलिए ये याद रखना। इसका प्राचीन नाम क्या है, तो चरमावती इसका प्राचीन नाम है। तो ये रहा इसका आपको सबसे ज्यादा। इस नदी का एक नाम और बताया जाता है प्राचीन समय में, कामधेनु। ठीक है, इसका प्राचीन नाम एक और बताया जाता है कामधेनु। चरमावती तो है ही सही, लेकिन कामधेनु भी इसका क्या है, एक नाम इसमें बताया गया है। तो ये हुई आपकी उत्तर की ओर बहने वाली नदी में सबसे बड़ी नदी जो है वो है चंबल नदी। ठीक है, इसको हटा दूं मैं। क्योंकि जिस तरीके से इस बार क्वेश्चन पूछा गया है पीएससी में, उस तरीके से हम कोई भी डाटा नदी का छोड़े ना। ठीक है, क्योंकि कहां से क्वेश्चन आए हमसे गलत नहीं होना चाहिए फिर वो। क्योंकि बेतवा नदी कौन सी पहाड़ी से निकलती, तो अधिकतर उसको सतपुड़ा लगा के आ गए, है ना। क्योंकि किसी को मालूम नहीं कि विंध्याचल श्रेणी भी इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करती है। एक बार क्वेश्चन आया था 2016 या 17 में कि राजपीपला किस जिले में पड़ती है, एक बार ये आया था। एक बार ये आया था कि भांडर पहाड़ी जो है वो किस जिले में है। भांडर की पहाड़ी मैंने जब उस दिन विंध्याचल का पूर्वी भाग बताया था तो उसमें भांडर था। तो ये भी फैक्ट आता है, तो कभी कभी हमसे गलती ना हो। अगली नदी आप लिखो बेतवा नदी। ठीक है, बेतवा नदी भी उत्तर की ओर बहने वाली बड़ी नदियों में है। ठीक है, बेतवा नदी जो है ये मध्य प्रदेश के भोपाल के निकट है, रायसेन। ठीक है, रायसेन से निकलती है। रायसेन का गांव है कुमरा गांव, याद रखना, एक बार गांव पूछ लिया था कि बेतवा नदी कहां से निकलती। ठीक है, तो बेतवा नदी निकलती है रायसेन के कुमरा गांव से। रायसेन के कुमरा गांव से बेतवा नदी निकलती है, और इस नदी की टोटल लंबाई जो है 590 किलोमीटर। इस नदी की टोटल लंबाई कितनी है, 590 किलोमीटर। अब कहीं पे 450 भी लिखा हुआ है ना, 480 भी लिखा हुआ है, तो ये डाटा थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है। कहीं पर 580 लिखा हुआ है, कहीं पर 590 लिखा हुआ है ना। तो 580 डाटा लिखा हुआ है, इसलिए ज्यादा कंफ्यूज मत होना, तो किसी किताब में इसको 90 भी लिख दिया गया है ना। तो वैसे सही डाटा हम लोग जो पढ़ा करते थे वो 580 किलोमीटर का, कि इस नदी 580 किलोमीटर, और ये उत्तर प्रदेश में जाकर हमीरपुर एक जिला है उत्तर प्रदेश का, वहां पर जाकर ये यमुना नदी में मिल जाती है। कहां पर मिलती है, यमुना नदी में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना कि यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां जो है बीना, है ना, दसान, इसकी बीना, दसान इसकी सहायक नदियों में है। साथ ही साथ जामनी, ये इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, 580 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में जाकर ये यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखना कि रायसेन के कुमरा गांव से निकलकर बेतवा नदी, और कहां से निकलती कुमरा गांव में, विंध्याचल पहाड़ी से। विंध्याचल पर्वत की नदी है ये भी। ठीक है, विंध्याचल पहाड़ी क्षेत्र की ही नदी है ये भी, ये याद रखिएगा, कुमरा गांव से निकलती है। दूसरा ये याद रखिएगा कि इसकी एक सहायक नदी है बीना, इस पर बीना तेल रिफाइनरी, ठीक है, जो कि सागर जिले में है। इस नदी पर बीना तेल रिफाइनरी जो कि सागर में है, और बीना एक जगह का नाम है जो कि उसकी तहसील है, और ये भारत और ओमान
के सहयोग से लगी हुई एक तेल रिफाइनरी। ओमान एक देश है, ठीक है, अरबी कंट्रीज में। तो भारत और ओमान के साझेदार से बनी हुई बीना तेल रिफाइनरी जो है वो इसी बेतवा नदी का जो भाग है वहां पे बीना तेल रिफाइनरी इसकी सहायक नदी पर बनी हुई है, बीना, ठीक है, बीना नदी पर। ये याद रखिए, बीना एक जगह का नाम भी है। इस नदी पर एक परियोजना है जिसे पहले हलाली परियोजना के सॉरी एक परियोजना है जिसे अशोक सम्राट परियोजना कहा जाता है, ठीक है, अशोक सम्राट परियोजना कहा जाता है, ये याद रखिएगा। पहले इसे हलाली परियोजना कहा जाता था। अब हलाली परियोजना इसलिए कहा जाता था कि हलाली नदी भी इस बेतवा नदी की क्या है, सहायक नदी है, ठीक है। तो इसी को बाद में नाम चेंज करके क्या कर दिया, अशोक सम्राट परियोजना। किस नदी पर है, तो हलाली नदी पर है। अगर बात करें, अगर हलाली ऑप्शन में नहीं हो तो बेतवा नदी पर है, ठीक है। ये थोड़ा सा फैक्ट याद रखिएगा। फिर एक और परियोजना है इस पर जिसे हम राजघाट परियोजना बोलते हैं। कौन सी परियोजना है, राजघाट परियोजना। इसी राजघाट परियोजना का एक नाम और है रानी लक्ष्मीबाई, है ना, परियोजना। इसी राजघाट परियोजना का एक और नाम क्या है, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। तो ये फैक्ट याद रखिएगा क्योंकि दोनों एक ही है। राजघाट परियोजना जो है वो इसी का एक नाम और है रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। तो ये दोनों, ये किस पर है, तो बेतवा नदी पर है, ठीक है। कुछ बोल रहे, माता टीला अलग है परियोजना है, माता टीला इसका नाम नहीं है, ठीक है। माता टीला परियोजना भी इसी पर बनी हुई है। अब याद रखिएगा, ये राजघाट परियोजना जो है ये मध्य प्रदेश प्लस उत्तर प्रदेश, ठीक है, इन दोनों की सहायक परियोजना है। राजघाट परियोजना या लक्ष्मीबाई परियोजना जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की क्या है, संयुक्त परियोजना, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। फिर इस पर एक जलप्रपात पड़ता है जो प्रसिद्ध जलप्रपात है, कौन सा है, भालकुंड, भालकुंड जलप्रपात। भालकुंड जलप्रपात जो कि एक प्रसिद्ध जलप्रपात है इस नदी पर, जो कि राहतगढ़ बीना नदी पर है, ठीक है। किस नदी पर है, बीना नदी पर, इसकी सहायक नदी है और यह है राहतगढ़ में। कहां पर है, राहतगढ़ में, ठीक है, राहतगढ़ में है ये। राहतगढ़ भालकुंड जलप्रपात जो कि सागर में बीना नदी के उस पर बना हुआ है, जो कि इसकी सहायक नदी है। तो ज्यादातर इसको भालकुंड जलप्रपात जो है वो इसी नदी की सहायक नदी पर है, बीना नदी पर, ठीक है। इसको इस प्रकार से याद रखना। तो भालकुंड जलप्रपात बहुत प्रसिद्ध जलप्रपात है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके बसे हुए, इस पर बसे हुए शहर कौन कौन से हैं, तो देखो विदिशा, इस नदी पर बसे हुए शहर सांची, है ना, विदिशा, सांची, इसके अलावा चंदेरी और ओरछा, ये इसमें है, रायसेन में है, रायसेन या विदिशा में है ना, विदिशा में, सॉरी, अशोक सम्राट जो है वो विदिशा में। तो देखो विदिशा, सांची, चंदेरी और ओरछा, इस पर इसके किनारे बसे हुए शहर है बेतवा नदी के, ठीक है, ये याद रखिएगा। बेतवा नदी पर विदिशा सबसे पहले, जहां से रायसेन के कुमरा गांव से निकलती तो विदिशा पड़ता है, विदिशा के पहले सांची पड़ता है, फिर चंदेरी, फिर ओरछा। ओरछा कहां पर है, निवाड़ी में। तो ये मैंने यहीं से निकाली, अगर आपने देखा हो तो, सॉरी इसको मैंने गलत निकाल दी है ना, ये इससे जाती है क्योंकि यहाँ पर है निवाड़ी, है ना, इस वाले पार्ट पर, है ना। तो ये ओरछा से होकर निकलती है। तो उस पर बसे हुए शहर विदिशा, सांची, चंदेरी और ओरछा, इस पर बसे हुए शहर है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। एक तो फैक्ट याद रखना, लेकिन ये भी याद रखना इसी नदी को बुंदेलखंड की गंगा भी कहा जाता है, इसी नदी को बुंदेलखंड की गंगा भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो बुंदेलखंड की गंगा भी बेतवा नदी को कहा जाता है और मध्य प्रदेश की गंगा भी बेतवा नदी को कहा जाता है। अब इसको गंगा क्यों कहा जाता है, तो वो कहा जाता है बीओडी के कारण। इसकी जो ऑक्सीजन डिमांड है ना, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो गंगा नदी के समान है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो गंगा नदी के समान होने के कारण इस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है और बुंदेलखंड की भी इसको क्या कहा जाता है, गंगा कहा जाता है। ये फैक्ट थोड़ा सा याद रखिएगा।
मतलब हम इसको ये भी कह सकते हैं कि प्रदूषण के आधार पर इसे क्या कहा जाता है, प्रदूषण के आधार पर इसको गंगा कहा जाता है, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, इस नदी के किनारे एक मध्य प्रदेश का ही नहीं अपितु भारत का एक प्रसिद्ध स्थल है एरण, है ना, जो कि किस पे है, सागर जिले में। किस जिले में है, सागर, जहां पर भारत में सबसे पहले सती प्रथा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, 4वीं शताब्दी में, गुप्त साम्राज्य के समय में, है ना। एरण से 4वीं शताब्दी में साक्ष्य प्राप्त हुए कि वहां पर एक गोपीराज करके एक सेनापति था, ठीक है ना। उसकी उसकी डेथ हो जाने पर उसकी वाइफ बताते हैं कि यहाँ पर दोनों को दफन किया गया था, तो उसके साक्ष्य मिले। तो सती प्रथा के सबसे पहले प्रथम साक्ष्य जो भारत में मिले हैं वो कहां से मिले, एरण से मिले हैं, जो कि इसी नदी के किनारे शहर है, तो मतलब जगह है। तो ये आपकी बेतवा नदी है। ठीक है, कहीं पर किलोमीटर का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कौन सी परियोजना इस पर है। और इसको पूर्व में इस नदी को बेतवा नदी को पूर्व में वेत्रावती, है ना, क्या कहा जाता था इसको प्राचीन काल में, वेत्रावती। इसका प्राचीन नाम क्या है, वेत्रावती। इसका प्राचीन नाम जो है वो वेत्रावती है। तो ये भी याद रखिएगा, लोगों कभी कभी ये पूछा था किस नदी को वेत्रावती कहा जाता है ना। तो बेतवा नदी को वेत्रावती के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन काल में इसको वेत्रावती कहा जाता है। तो इतना डाटा आपके पास है बेतवा नदी का। ठीक है, अगली नदी हम इस पे आते हैं, लिखना है। क्या बता, नहीं तो आप लिख लो और सुनते जाओ, ये है चीजें, सबसे अच्छी बात ये। तो देखो बेतवा से बहुत सारे फैक्ट हैं और ये सब डाटा। जी राहुल सर। सर माही नदी में थोड़ा सा करेक्शन है क्या, कैसा सर लेंथ का? हो सकता है, क्योंकि मुझे जिस बुक में मिला उसमें 483 है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है सर इतनी लंबी 500, नदी सर कैसे वो हो सकती 500 है सर। नहीं सर वो 500 है, नहीं यार, आपने थोड़ा सा वो कर दिया है। 500 नहीं सर किलोमीटर आपको है क्या, 483 याद रह गया, हाँ वो 483 आपको याद रह गया, 583 है। कितनी है माही, ये बेतवा तो है। हाँ, बेतवा नदी का कह रहे हैं कि नहीं आप सर माही का कह रहे हैं? नहीं सर मैं माही का बोल रहा हूँ, ये 583 मैंने आपको सर भेजा है उसका। ओके, ठीक है, मैं डाटा क्लियर कर लूंगा कल जैसा भी, क्योंकि मेरे पास जिस हाँ बुक वही। में जो मेरे पास लिखा नहीं सर है, मेरे एक्चुअल में पास क्या तो आपको, माही नदी की कोई लंबाई नहीं लिखी हुई है ऐसे, लेकिन जिस नहीं बुक में सर मैंने देखा एक्चुअल में उसमें आपको क्या 500, वो याद है, वो हाँ, आपको थोड़ा 483 सा भी एक आंकड़ा है नंबर के यार। मिस्टेक हो जाते हैं। और मुझे जहां तक हाँ याद है ना, वो किसी बेतवा और का नदी है। की जो लंबाई है ना वो भी 480 है, कहीं ना कहीं मैंने देखा है पूर्व में, या तो मेरे डाटा में ही लिखा हुआ है पुराने नोट्स में, लेकिन अब ये 580 बता रहा, तो हो सकता है इसकी भी प्रिंट मिस्टेक हो। तो हाँ सर। हो सकता है कभी कभी हम लोग इसका डाटा को कल करेक्शन कर लेंगे। ठीक है, आगे दूसरी नदी देखें। अगली नदी आप देखो, दो नदी है, कुनो और कुंवारी। ठीक है, कुनो और कुंवारी दोनों निकल शिवपुरी के पठार से। ठीक है ना, 583 है, 583 है राहुल सर, 583 है वो। हेलो राहुल सर, 583 है वो। जी सर, हाँ सर वो 583 ही है। हाँ हाँ वही है, आपने कहाँ हेलो से भेज दिया? माही नदी की सर, वो ओके मैंने ओके। एक्चुअल में पुणेकर की बुक है और मैंने नेट पे भी सर्च किया उसको। अरे नहीं, एक्चुअली क्या है, डाटा सब जगह अलग अलग मिलते हैं यार, इसलिए ना नहीं यार सर किसी वो सर कंफ्यूजन वाली आपकी चीज है। बात, मैं आपकी बात से एग्री हूँ सर, आपकी बात से एग्री हूँ मैं, क्योंकि एक्चुअली नंबर एक नीचे ऊपर नीचे हो जाता है तो पूरा चेंज हो जाता है, इसलिए हाँ, मैं भी पूरा इसलिए चेंज हो चेक कर जाता रहा है, था। सही बात। हाँ सर। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ ओके सर। अगली नदी हम शिप्रा को देख लेते, ठीक है, क्योंकि ये भी उत्तर की ओर बहने वाली नदी है, शिप्रा। तो शिप्रा नदी देखो, है ना, बहुत सिंपल है, सब लोग जानते हैं। तो हमारे हमारे उज्जैन जिले में बहती है, सरल सलील है ना, महाकाल की नगरी उसके किनारे बसी हुई है। तो देखो ये है इंदौर, वापस से जाएंगे हम, है ना, इंदौर जाएंगे तो यहाँ एक बल्डी है ना, बल्डी बोलते हैं उसको सामान्य भाषा में, काकरी, है ना, काकरी बाल्डी ऐसा कुछ बोलते हैं उसको, है ना, काकरी बाल्डी जगह से निकलती है। और ये जब निकलती है तो सिर्फ 195 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी है, 195 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है,
चंबल नदी में। तो अब काकरीबरडी पहाड़ी से निकलकर अब कहीं पर ये इंदौर ना लिखा के शिप्रा भी लिखा हुआ होगा, शिप्रा देवास है ना, काकरीबरडी की पहाड़ी है ना, लेकिन ये याद रखिएगा इंदौर है, ठीक है ना। तो यहां से ये निकलती है और 195 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करते हुए ये चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। इस पर बसे हुए शहर अगर पूछे तो उज्जैन इसके सबसे नजदीक है ना, मतलब बीचों बीच से निकलती है। तो उज्जैन इस पर बसा हुआ शहर है, 195 किलोमीटर की दूरी ये तय करके चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। और चंबल नदी से और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, तो देखो मध्य प्रदेश की सॉरी मालवा की इसको क्या कहा जाता है, मालवा की गंगा कहा जाता है पवित्रता के आधार पर, है ना। इसको क्या कहा जाता है, मालवा की गंगा, मालवा की गंगा लिखना है इसको। सर जी बोले। सर, ये शिप्रा नदी चंबल नदी में किस स्थान को जाके मिलती है? कौन सी? ये शिप्रा नदी चंबल? चंबल नदी में मिल रही है, कहाँ जाकर मिलती है? स्थान मतलब किस जगह मिलती है? ये रतलाम के आगे। क्यों जी राहुल जी। सर, है ना राहुल सर, शिप्रा नदी का संगम बिंदु देखा क्या? सर शिप्रा रतलाम से आगे है कहीं, देखा नहीं है सर कभी। हाँ है ना, रतलाम से आगे मिलती हाँ है, मुझे थोड़ा सा याद आ हाँ रहा। सर। जी जी, थैंक यू सर। शिप्रा का डाटा ही नहीं दिया इसको। कहाँ शिप्रा, शिप्रा नदी में ये फैक्ट याद रखना। दूसरा है शिप्रा नदी का याद रखना कि इस शिप्रा नदी के किनारे प्रत्येक 12 वर्ष में, है ना, सिंहस्थ का आयोजन होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल, है ना, 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल महाकाल ज्योतिर्लिंग इस नदी के किनारे बसा हुआ है, आप लोग सब जानते हो उज्जैन के लोग, तो ठीक है ना। तो ये भी फैक्ट याद रखना, सिंहस्थ का मेला किस नदी के किनारे लगता है, कभी क्वेश्चन आए। हम इतने आसानी से इसलिए कर देते हैं, वो परीक्षा में जाके हमको ऐसा लगता है इतना सरल क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन ये आपको पता है जब सागर वाला और सीधी सिंगरौली वाला करेगा ना, तो उसके सामने नर्मदा भी होगी, चंबल भी होगी, तो नर्मदा का उसने बहुत ज्यादा नाम सुन रखा होगा, वहां पे गलती होती है, ठीक है ना। हम क्वेश्चन पूछ लिया, तो वहां से भी कभी कभी पूछेगा कि मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता, तो उनको उनको ऐसा लगेगा इतना सरल क्वेश्चन पूछ लिया, बोले हम तो सिंगरौली में ही रहते। तो ऐसा सरल क्वेश्चन में भी हम गलती कर जाते हैं, हमको इतना कॉन्फिडेंस हो जाता है वहां पे, और फिर जोर से हम जैसे ABCD ऐसे गोले आते हैं, ठीक है, मान लो आंसर B है उसका, तो हम उसको देख लेते कि हाँ इतना सरल पूछा, और जल्दी जल्दी में हम जाके ये घिस देते हैं, है ना, और इतना गौर से घिसते हैं, फिर वही गलत हो जाता है। और जब वो गलत होता है ना, तो आप वही बाहर मान लो अपने आप को, इतना सरल क्वेश्चन कोई गलत कर ही नहीं सकता। जैसे अभी एक क्वेश्चन आया था कि 84 महादेव, 7 सागर और पहाड़ियां, यही आया था ना उज्जैन पे, लोग उसको ओंकारेश्वर लगा रहे, कोई पता नहीं दूसरी जगह आई थी महेश्वर जो आया था उसमें, है ना, लेकिन उसका आंसर उज्जैन ही था। अब चूंकि 84 महादेव का तो सबको पता है, लेकिन 7 सागर का भी सबको पता है, लेकिन एक और जो चीज थी उसमें पहाड़ी वहाड़ी कुछ दिया था, क्या दिया था उसको, है ना, तो वो अधिकतर लोगों को नहीं पता था। 84 महादेव, क्योंकि यहाँ की पंचकोशी यात्रा होती है उसमें 84 महादेव पड़ते हैं, ठीक है, और 7 सागर है यहाँ पर, विष्णु सागर, और आप सब सागर को जोड़ोगे ना तो 7 सागर भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इतना सरल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आप किसी उज्जैन वाले को पता है और इतना सरल क्वेश्चन उज्जैन का ही पूछ लिया, तो वो ऐसी गलती ना हो, इसलिए याद रखेगा सिंहस्थ का मेला लगता है ना कि कुंभ का, है ना। सिंहस्थ का मेला प्रत्येक 12 वर्ष में शिप्रा नदी के किनारे लगता है, ठीक है। मध्य प्रदेश की सॉरी मालवा की इसे क्या कहा जाता है, गंगा कहा जाता है, मालवा की गंगा इसे कहा जाता है। इसकी लंबाई जरूर याद रखना और कहां से कहां तक की जाती है। तो आज हम यहीं पे क्लास को समाप्त करेंगे क्योंकि समय हो गया है। तो सर मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ, आप 10 मिनट बाद फिर ज्वाइन कर सकते हो, प्राचीन इतिहास की क्लास है। जी सर।